नमस्कार, जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज दिनांक 29. आज काही महत्त्वाच्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत. ती म्हणजे चीफ जस्टिस चंद्रचूड हे सध्या सुट्टीवरती गेलेले आहेत आणि या देशात आता इलेक्शन आहे. परवा फॉर्म 17C वरती जो प्रकार झाला संपूर्ण ऐकल्याच्यानंतर त्यांनी तो पूर्णच्या पूर्ण आपल्या दत्ताकडे पाठवलं आहे, दुसऱ्या जजकडे, आणि त्यांनी ज्या पद्धतीचा निकाल दिला ते तुम्हाला सर्व लोकांना माहिती आहे. तेव्हापासून थोडंसं चीफ जस्टिसवरती संशयास्पद लोकांनी अनेक पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा एक व्हिडिओ आज माझ्यासमोर आलेले. एक वहीद नसीम म्हणून एक मॅनेजिंग एडिटर एक 4 TV न्यूजचे आहेत आणि इंटरनॅशनल त्यांचं नेटवर्क आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी आज जे पाकिस्तानमध्ये आलेले आहे त्यांनी तिथे चीफ इलेक्शन कमिशनला फासावर चढवण्यापर्यंत त्यांनी तिथे हे केलेले. आज अशा मोठ्या प्रकारे ज्या घडामोडी होत आहेत आणि अशा ठिकाणी चंद्रचूडनी सुट्टीवरती जावं हा फार अत्यंत खेदजनक बाब आहे. मी बोलण्यापेक्षा त्यांचा छोटासा व्हिडिओ आहे, एक 5-6 मिनटात 10 मिनटाचा असेल, थोडा जास्त जरी झाला, परंतु अत्यंत महत्त्वाचा आहे की आज त्यांची जे कर्तव्य होतं त्या कर्तव्यापासून ते कसे जात आहेत, फिरत आहेत. आणि जेव्हा की तुम्हाला माहिती आहे की बाबासाहेबांनी किती तास 18 तास बसून ते कॉन्स्टिट्यूशन तयार केलं इतक्या कमी वेळात, आणि आज चीफ जस्टिससारखे लोक तिथे बसून इवन साधे मॅटर्सही हँडल करत नाही. चीफ जस्टिसची निवडणूक कशी झाली होती, नियुक्ती कशी झाली, त्या ते मॅटर्स ऑलरेडी पेंडिंग आहेत आणि अशा ठिकाणी मात्र पूर्ण सुप्रीम कोर्ट सायलेंट आहेत. हा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला न बोलण्यापेक्षा ते दाखवतो तुम्हाला, त्याच्यावरनं या देशाची कल्पना येईल. बघूया हा व्हिडिओ. ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर, अगर डीवाई चंद्रचूड़ किसी प्लानिंग का हिस्सा होते तो तमाम तरह के और भी ऐसे फैसले हैं. अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, आप खैर ईवीएम का मामला उनकी बेंच में नहीं गया, वो संजीव खन्ना की बेंच में था. ऐसे में उनकी बेंच में जो चीजें गई, खास तौर से मणिपुर के मामले की आप बात करें जिसमें उन्होंने सो मोटो लिया, उसके अलावा भी उन्होंने उनके खिलाफ कितनी भयंकर ट्रोलिंग हुई थी डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ. राष्ट्रपति को तमाम विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि ये गलत है और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के सीजीआई को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है. तो यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठाने वाली कौन सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि देश के काफी लोग डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद करते हैं. नवंबर में वो रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले कहीं वो कुछ ऐसे बड़े फैसले दें जिससे कि लोगों का विश्वास न्यायिक प्रक्रिया में और मजबूत हो सके, खास तौर से रंजन गोगोई जैसे स्थितियां देखने के बाद, जो सीजीआई के बाद राज्यसभा सांसद बन गए. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ. देखिए, सवाल ये उठता है कि उनको भी याद करिएगा कि रंजन गोगोई साहब ने बाकायदा आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी जिसमें ये बताया था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, कोर्ट खतरे में, कानून खतरे में. यही बातें कि ट्रोल करना, नहीं करना और एक चीज को एक्सेस हाईलाइट करना किसी मकसद का हिस्सा ही हो सकता है. बड़ा सीधी-सी बात है. देखिए, मैं तमाम चीज़ों को तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये देखना था कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां जब होती है वो तारीख, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का होना चुनाव के दौरान कितना जरूरी है, पहला सवाल ये. दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि सीजीआई की भी मौजूदगी देश में उस वक्त हो, उनके कोई कार्यक्रम बाहर न लगे, या सीजीआई भी ये देख सकते हैं कि खास तौर से जब देश का इतना बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग है, अभी 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम तब तक के लिए वो देश में रहे. देखिए, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन और सीजीआई की अगर हम बात करते हैं, दोनों के बीच में क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा, ये पब्लिक इसमें क्या सोचेगी, हम अपना विचार ज़रूर देंगे. मेरा विचार बड़ा सीधा-सा है इसमें कि अगर अब सीजीआई जो है वो इस पे छुट्टी पे जानी थी, उसमें कोई बात ही नहीं, पूरे कोर्ट की छुट्टी होनी थी. इससे पहले के फैसले पर आ जाते हैं. जस्टिस दत्ता ने जिस तरीके से फैसला सुनाया कि नहीं छोड़िए, 17C जो है वो वाक़ई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है. काहे का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, माफ़ कीजिएगा? अगर आप इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं ये तो हमारे अपने यूज़ के लिए है, सिर्फ़ जो है इलेक्शन कमीशन के इस्तेमाल के लिए प्राइवेट है, कैसे है?
ये एक ओपन बात है। छोटा सा 10 साल का बच्चा इस बात को समझ सकता है कि जो फॉर्म बाकायदा आपको हर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को देना है पब्लिक नॉलेज के लिए, कि ताकि उनके पास एक सबूत रहे, एविडेंस रहे, और उन पर कोई पाबंदी नहीं होती कि वो फॉर्म 17C कोई गुप्त दस्तावेज है जिसे वो दूसरे देश के नागरिकों को नहीं दिखा सकते। यानी देश के नागरिकों को ही आपको वो 17C देना है। कैसे आप कह सकते हैं, किस कानून के तहत आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, नहीं, वो तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन कोर्ट में नहीं डालना, साइट पे नहीं डालना चाहता है तो शायद ये सही है। यानी पूरे विपक्ष को नहीं माफ करना। ये सवाल पूरे देश का था। देश का सवाल था, देश को जानना था कि हमने कितना वोट डाला और हमारा टोटल वोट कितना कंडक्ट हुआ है, उसका परसेंटेज आप डाल देते हैं, पूरा नहीं डालते और उसके बाद आप छूट दे देते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी है सर, कि वो इसका साइट पे मतलब तो डाले ना। ये भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से इस बात से कन्विंस नहीं हो रहा है कि चुनाव में कहां कहां क्या धांधली हो रही है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा सख्त रवैया इस मामले पर नहीं दिखाई दिया। क्या आपको मतलब लगता है कि इसकी वजह से विपक्ष के मुद्दे जो है वो कमजोर हुए और सरकार को यहाँ पर एक लचर या एक फ्लेक्सिबल, मैं कह सकती हूँ कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली यहाँ पर मूव करने के लिए आगे? इसके 2 गेम हैं विनीता जी, 2 गेम इनको समझिएगा। देखिए, जब हम किसी भी देश के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, तो एक वो होता है जो लीडरशिप जो है चुनावी कैंपेन में अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो उनका चुनावी एजेंडा, मैनिफेस्टो, पब्लिक को लुभाने का एक तरीका होता है, उस पर वो काम करते हैं। और दूसरा एक पहलू होता है जिसमें एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। और साइकोलॉजिकल गेम जो है जिसके इल्ज़ाम लगते हैं कि रशिया ने चाइना के अंदर इलेक्शन में मैनिपुलेशन कर दिया, चाइना ने अमेरिका के अंदर इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया। बड़े-बड़े अखबार जो द वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और यरूशलेम पोस्ट, ये सब चीज़ें जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो उसमें इल्ज़ाम लगाते हैं और बड़े-बड़े लीडर उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति और दूसरे रशियन राष्ट्रपति, ये इस तरह के अगर सुपर पावर भी ये कहते हैं कि इलेक्शन का मैनिपुलेशन होता है। और मैनिपुलेशन कैसे होता है? यानी इंटरफेयर किया, कोई डायरेक्ट किसी का हाथ पकड़ के कहीं स्टेप नहीं किया गया है। वो आपने साइकोलॉजिकल कोई पॉइंट दिया है सोशल मीडिया में, किसी कॉन्टैक्ट को आपने ऊपर उठाया है या उसे नीचे दबा दिया है, या आपने कुछ जो कंटेंट थे उनको हर इंसान तक पहुंचने के लिए गेटवे खोल दिया है सोशल मीडिया का, या फिर उसको ब्लॉक करके सिर्फ तो जो भी किसी तरह का कंटेंट था उसको आपने सीमित कर दिया है। ये इस तरह के बहुत सारे गेम प्लान किए जाते हैं जिसमें आप जो विचार पब्लिक तक पहुँचने देना चाहते हैं, उसे पहुँचाते हैं, और जो नहीं पहुँचने देना चाहते, पब्लिक की तमाम कोशिश के बाद भी नहीं पहुँचने देते। तो आपका विचार और वोट परसेंट उसमें आपका 2%, 3% अगर इन्फ्लुएंस कर जाता है, तो 2 या 3% का इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है विनीता जी, कई बार 2 या 3 वोट प्रतिशत के फ्लक्चुएशन से 100-100 सीट का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है कि जिस पर हम बात करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर कोर्ट के फैसले जब ईवीएम को आप बहाना बना सकते हैं कि भई इलेक्शन दोबारा नहीं करवाए जा सकते। अगर ईवीएम पे हम हटा दें तो फिर प्रधानमंत्री की एक्सटेंशन बनेगी तो कैसे तैयारी होगी, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। मगर ये कोई बहाना नहीं है, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पब्लिक में था, वो पब्लिक को आप नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं का मतलब फैसला भी आप नहीं सुना रहे हैं कि आप पब्लिक के पर्दे इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को ये पब्लिक में, देश की जनता में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर है और कोर्ट उनके किसी भी फैसले को छेड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब आपने एक बहुत बड़े वोट परसेंट को इन्फ्लुएंस किया है कि अब चुनाव के बाद अगर इलेक्शन कमीशन कुछ चाहता है, यानी जैसे एक चारा के आएगा तो मोदी ही, यानी कोई भी वोट कहीं भी दे दो आएगा तो मोदी ही। इस विचार को मजबूत करने का काम किया है, जेस्चरिंग की है, पोस्चरिंग की है बाकायदा, और ये मैसेज कन्वे हुआ है और इससे एक बड़ा वोट परसेंट जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिससे कोर्ट के इस फैसले से इन्फ्लुएंस वो हो रहा है कि उस विचार को जो बाकायदा सोशल मीडिया पे हर जगह आपको दिखेगा कि आप वोट किसी को भी दे लो आएगा तो मोदी ही। इस इन्फ्लुएंस को अगर आपने उठाया है तो ये चुनावी इंटरफेयर है। अगर इंटेलेक्चुअल तरीके से इसको देखा जाए तो आपने एक ऐसे विचार को सपोर्ट करके 2 या 3% वोट को इन्फ्लुएंस किया है, तो इसको मैं इनडायरेक्टली सपोर्ट मानता हूँ और इस देश की जनता के साथ एक धोखा मानता हूँ। मैं बेसिकली मैं समझता हूँ कि
हम जो हैं चूंकि डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डेवलपिंग है, हम उन गहरी बातों को और साइकोलॉजिकल जो गेम प्लान्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से ना एड्रेस करते हैं, ना हम उनको समझ पाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आज भी हम इसकी विंता जी चर्चा ना करें, ये संभव नहीं है। जो सही बातें हैं, जो विकसित देशों में होती हैं, जो छोटी-छोटी बातें काउंट होती हैं, हमें भी कम से कम उसकी शुरुआत तो करनी होगी। अब हम अगर कहना शुरू करेंगे, तो जनता समझना भी शुरू करेगी। तो कुल मिलाकर जो फैसला है, आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं कि ये क्या फ़ेवर किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या ये चीज़ें जो है वो पहले से प्लान लगती है कि नहीं लगती है? ये इसकी देश की जनता भी देखे। देखिए, इस चीज़ों में हम इंटरफेयर तो कुछ भी नहीं कर सकते, बदल तो कुछ भी नहीं सकते। मगर हमारी लेकिन जो लेकिन सर, चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है? क्या उसे इंश्योर नहीं करना चाहिए कि इस दौरान कुछ ऐसे खास दिन, ऐसी स्थितियां ना हो जिसकी वजह से चुनाव में कुछ रुकावट आए, या चुनाव में कोई बड़ा फैसला उस दौरान लेने को मिल जाए? कुछ हमारे व्यूअर इस वक्त लिख रहे हैं कि अगर ऐसे में कोई बड़े फैसले की जरूरत पड़ती है तो कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा इस मैटर को? ये आम जन के सवाल हैं, उनका हक भी बनता है ये इसका जवाब जानना। देखिए, बिल्कुल ये जो आम जन सवाल हमसे कर रहे हैं या आपसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि अगर बड़ा फैसला इससे बड़ा फैसला क्या होगा कि देश अपना मुखिया चुनने जा रही है, जो अगले 5 साल देश का भविष्य तय करेंगे। उससे बड़ा फैसला कुछ भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा फैसला माफ़ करना, ये कानून, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई और आपके इलेक्शन कमीशन ये सब बाद में आते हैं। पहले देश के भविष्य को तय करने वाला वो मुखिया आता है, जिसके हाथों में ये देश कमान सौंपता है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम और डायरेक्ट डेमोक्रेटिक आपके तीनों कानूनों की तो धाराओं सुप्रीम को कोर्ट की सीजीआई को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव है तो कम से कम उस वक्त एक जो छुट्टी वाला प्रोसेस है वो ना हो, क्योंकि हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कह चुके हैं कि आपको हमारी छुट्टियां दिखती हैं, आपको ये नहीं दिखता कि हम वीकली ऑफ तक नहीं लेते हैं। नहीं, ये बात मुझे इसलिए वाजिब नहीं लगती है, बल्कि इस बात में एक फ़ेवर नज़र आता है कि आपको हमारी छुट्टियाँ दिखती है, हमारे कार्य और कार्यशैली और काम नहीं दिखता। माफ़ कीजिएगा, जब कोई इस देश के किसी पद अधिकारी की सीट सँभालता है, तो उससे पहले उनको पता होता है कि इसकी कार्य टाइमिंग क्या है, कार्यशैली क्या है और प्रपोज़ल माँगे जाते हैं। आपको घर से बुला के नहीं लाया जाता, जी। आपके कनपटे पे रिवॉल्वर रख के नहीं लाया जाता, चलिए साहब ये सीट जॉइन करिएगा, ये धोखा देना बंद करिएगा, बेचारगी बनना बंद करिएगा, इन ड्रामों को इमोशनली कार्ड खेलना बंद करिएगा। ठीक है, मेरे देश की जनता जो है अभी नहीं समझती, मगर हम फाइट करेंगे कि वो ये सब बातें समझना शुरू करे। आप इमोशनल कार्ड खेलना बंद करिएगा। आपको बुला के कोई नहीं लाया था, आपको चिट्ठी नहीं लिखी थी किसी ने, जनाब आप आइए, ये सीट जॉइन करिए। बाकायदा एक सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम के तहत अगर आप क नौकरी कर रहे थे, नौकरी ले रहे थे, मुफ्त में नहीं कर रहे थे। आप ₹1 की नौकरी लेकर इस देश की सेवा नहीं कर रहे थे। आप बाकायदा जो है इस देश की सेवा पैसे लेकर कर रहे थे। और सवाल ये उठता है कि अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यू ही नहीं बचेगी, तो मतलब क्या बचेगा? आप समझ सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपको पता था कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रोसेस में से सीजेआई को बाहर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति विवादित हो चुकी है। विपक्ष ने इसमें बाकायदा आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ईवीएम को लेकर आपत्तियां चल रही हैं। बात ये चल रही है देश में कि अनाउंस होने से पहले ही बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवाने हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इससे बड़ा मुद्दा देश में और क्या हो सकता है? आपके लड़ाई, युद्ध, फलाना-ढिकाना ये सब बाद में आते हैं। पहले इस देश का मुखिया आता है। तो इस देश का मुखिया चुनने का जो विवाद चल रहा है, आप उसे अपनी छुट्टियों से ज़्यादा सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो माफ़ करना सीजीआई साहब, मैं इस बात को ये मानूँगा कि आप मेरे देश की औकात इतनी भी नहीं समझने के लिए तैयार हैं कि आप जो है ये देश आपकी छुट्टियों से ज़्यादा कीमती नहीं है। यानी इस देश का पूरा भविष्य आपकी छुट्टियों से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपकी छुट्टियाँ बहुत कीमती हैं। आपके 2-4 घंटे जो आपने ज़्यादा दिए होंगे वो ज़्यादा कीमती है। इस देश की जनता, इस देश का टैक्सेशन सिस्टम, इस देश पे पिसने वाले, इस देश की सरहदों पर जान देने वाले शहीद, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके 4 घंटे की वैल्यू है और आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप इस देश को ये मैसेज दे रहे जा रहे हैं, तो इस देश ने आप में किस हीरो को तलाश किया? मुझे लगता है इस देश को सोचना चाहिए और उन पत्रकारों को भी सोचना चाहिए जो महिमा मंडन किए जा रहे हैं बेवजह, जो महिमा मंडन में लगे पड़े हैं आज तक। उन पत्रकारों को भी ये बात सोचने का शायद वक़्त है, जब वो कह रहे हैं कि इस देश की जो औकात है, वो उनकी छुट्टियों से ज़्यादा नहीं है, उनकी उसकी वैल्यू नहीं है।
ये बात सोचने की जरूरत है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए विनीता जी, मैं क्या गलत कह रहा हूं? नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं एक चांगलीशी आपण कथा किंवा इन्सिडन्स एक म्हणजे भगवान बुद्धाच्या काळातील ज्या काही घटना झाल्या त्याच्याबद्दलची एक छोटीशी माहिती आम्ही देत असतो। ही माहिती तुम्हाला आजच्या याच्यातली अत्यंत महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे आजही आमच्या देशात विपश्यना आणि वेगवेगळे प्रकार सुरू असतात, आनापानसती अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्याच्यात श्वासोश्वासावरती सर्व नियंत्रण आणि स्वतः याच्यामध्ये आपल्या शरीरामध्ये ज्या अनेक रहस्यमय गोष्टी घडत असतात त्याच्याकडे केंद्रित करून आणि ब्रह्मांडाचं तुम्ही दर्शन करण्यासारख्या अनेक घटना आहेत। परंतु तथागत भगवान बुद्धाला जे पाहिजे, अजून भगवान बुद्ध व्हायचेच असतात, त्याच्या आधी सिद्धार्थाला जे पाहिजे होतं दुःखमुक्तीचा मार्ग, त्याच्यासाठी ते त्या सर्व याच्यामध्ये त्या प्रक्रियेतनं जात असतात आणि त्या प्रक्रियेमधनं जात असताना तिथे उदाकार रामपुत्तम यांच्या आश्रमात जे त्यांच्याशी संवाद सुरू आहे त्या संवादावरती ज्या पद्धतीने त्यांचा अभ्यास सुरू आहे त्याच्यावरती आज अत्यंत महत्त्वाचा एपिसोड आहे। जे अनेक ज्या गोष्टी आहेत जे तुम्हाला आता अनेक विपश्यना असो गोयंकांची किंवा अनेक असो, तर या सर्व त्याच्यातल्या त्या स्टेपमधल्या सर्व ॲस्पेक्ट्स होते, त्या घटना होत्या। आज हा व्हिडिओ तुम्हाला आम्ही आज घेऊन येतो आहे बुद्धायस। गुरुवर, यदि परम सत्य है तो वो कहाँ है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं, चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं, हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो, बीज से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो, फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सोने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो, रोको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो, स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ, डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर।
अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है, तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो, उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं आपण एक आज थोडासा आढावा घेऊया। आज 29 मे 2024 मनुस्मृती विरोधात भुजबळांची एल्गार। कालच आम्ही याच्यावरती बोललेलो होतो की जो शिक्षणाच्या ह्याच्यात मनुस्मृतीचा भाग काही लोकांनी टाकलेला आहे महाराष्ट्रात, तो अत्यंत खेदजनक आहे। त्याच्यावरती एक मोठी हेडलाईन दिलेली आहे आम्ही। अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का। सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की चीफ जस्टिसकडे हे मॅटर जाईल आणि चीफ जस्टिस मात्र आज सुट्टीवरती आहे। अशा अवस्थेमध्ये जर या देशाची जर राज्यघटनाच अशा पद्धतीने हे जजेस असे इकडून तिकडे पळवापळवी करायला लागली तर त्याच्यातनं चिंताजनक बाब आहे। मी ऑलरेडी तुम्हाला याच्या आधी सांगितलेलं आहे। बळीराजा पेरणीसाठी तयार हो, लवकरच आता 7 जूनला येणार आहे। त्याच्या आधीच मान्सून येण्याची शक्यता आहे। 29 मे म्हणजे जवळच आलेली आहे। याच्या आधी 29 मे रोजी मान्सून अंदमान निकोबारला येऊन गेलेले आहे, तर त्याच्यामुळे त्याच्या हिशोबाने आपला कॅल्क्युलेशन करत असतात। एक सलमान खुर्शीद काँग्रेसचे मोठे नेते, त्यांचं म्हणणं आहे मी दैवी अंश, मी युद्ध रोखलं, अशा मुंगेरी लालच्या गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करू नये। अत्यंत बोचक अशी टीका त्यांनी केलेली आहे। भाजपाचे पदाधिकारी EVM असलेल्या स्ट्रॉंग रूममध्ये उन्मेष पाटील। मुंबई एक जळगावची बातमी आहे। कसे काय BJPच्या लोकांना ॲक्सेस आहे, आतमध्ये जाऊ शकतात आणि एवढी मोठी कडक यंत्रणा असताना अशा पद्धतीच्या घटना अत्यंत चिंताजनक आहे। त्याच्या बाजूला इंदिरा गांधीच्या मारेकऱ्याचा मुलगा निवडणुकीत फार वाईट परिस्थिती आहे। एक दिल्लीची बातमी आहे। आणि आज त्याच्याच बाजूला स्मार्ट मीटर म्हणजेच नालेसाठी घोड्याची खरेदी। एक अशी म्हण आहे की एखादी नाल सापडली, आता नाल सापडली तर अरे कोणत्या घोड्याची असेल, मग घोडा विकत घ्या, अशासारखी अवस्था झालेली आहे। स्मार्टफोनचा वापर करायचा, परंतु मात्र सर्वच्या सर्व त्याच्यासाठी घोडा घेण्यासारखं म्हणजे तुम्हा लोकांच्याच पैशांनी पूर्ण नवीन मीटर घेतील स्मार्ट मीटरच्या नावाने आणि लोकांना मूर्ख बनवण्याचं काम सुरू असल्याची बातमी आहे। महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून आरोपीचे रक्त नमुने बदलणाऱ्या डॉक्टरांना नोटीस। तुम्हाला माहिती आहे की पुण्यामध्ये आत्ता एक घटना घडलेली आहे। एका भरधाव कारने काही लोकांना चिरडलं
आणि त्याच्यानंतर काही रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक लॅबॉरेटरीला पाठवले. त्यावेळेस मात्र त्याच्यात बदलण्याचा प्रकार घडला आणि त्याच्यावरती त्यांना नोटिसेस आल्या. पोर्श अपघातात प्रकरणातील आरोपींच्या कुटुंबियांना 600 कोटींची संपत्ती. आता मध्ये तुम्हाला माहिती असेल की पुणे इथे एका कारने एका मुलाने अल्पवयीन त्यांनी 2 लोकांना मारलून चिरडून पळून गेला आणि त्यावेळेस ती गाडी तिथनं शोरूममध्ये काढली होती. त्याच्या वडिलाच्या ह्याच्याने त्याच्यावरती झालेलं आहे आणि त्यांच्याकडे जी संपत्ती होती टोटल 600 कोटीची संपत्ती त्याच्याकडे असल्याचं ते सांगण्यात येते. त्याच्याच खाली चिल्ड्रन पॅराडाईजची एक शाळा आहे, त्यांचे ॲडमिशन सुरू आहेत. बाजूला बुद्धविहार समन्वय समितीची एक जाहिरात आलेली आहे. शांतदूत महाविहार गोंडखैरी संत गाडगेबाबा बहुउद्देशीय संस्था जरूर यांना द्वारा आयोजित. आज बघूया 5-4 वरती आज महत्त्वाच्या बातम्या म्हणजे कला गौरव संस्था ही कलावंताचे हक्काचे माहेर विनोद उली पवार. महावितरणाचे जनसंपर्क अधिकारी आनंद कुंबरे यांचे निधन. बुद्धाचा अरिष्ट अष्टांगिक मार्ग मानवी कल्याणाचा डॉक्टर प्रदीप आगलावे. बरोबर आहेच, आज त्याच्याशिवाय पर्यायच नाही आहे ज्या पद्धतीची अवस्था सुरू आहे. स्वतंत्र पोस्टल वर्कर युनियनच्या गुजरात राज्य युनिटची पहिली परिषद झाली. बहुजन हिताय संघाची 370वी साप्ताहिक सभा. त्याच्या खाली वंचित समूहाच्या प्रश्नावर आज चर्चा आज रविभवन इथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. तथागत भगवान बुद्धाची जयंती विविध संस्थांनी संघटनाकडून साजरी करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने आसान्या फाउंडेशन, बहुजन मैत्री संघ, नगर विकास सोसायटी नरेंद्रनगर, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती जिल्हा नागपूर, गरीब जनता परिवार, जेतवन बुद्ध विहार आणि संताकार फाउंडेशन, सुदत्त बुद्ध विहार, जागृतनगर, तथागत बुद्धाच्या मानववादी व विज्ञानवादी विचारावर काळाची मर्यादा नाही, राजकुमार जवादे, हिंगणघाट, चंद्रपूर. आज 5-2 वरती बघूया आपण महत्त्वाची जो आमचा अग्रलेख आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचा इन द सेन्स जी नवीन आता पार्लिमेंटची इमारत बनली त्याच्या मागच्या नवीन संसद भवन आणि त्याच्या मागचं झालेलं राजकारण, त्याच्यामधलं अंधश्रद्धा ह्या अनेक गोष्टीवरती वेगवेगळ्या पद्धतीने आढावा आणि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया त्यांना मात्र बोलावण्यात आलेलं नाही. सर्व घटना तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्याच आधारावरती आजचा हा अग्रलेख. निमंत्रण पत्रिकेची वाट न बघता संख्येच्या नियंत्रण आणण्यासाठी लोकांनी सहकार्य करावे. लग्नाच्या बाबतीतलं हे आहे की अनेकदा लोकांना अशी सवय झालेली असते की अष्टमित्रासहित कोणाचं एखादं लग्न असलं की मित्र परिवारासोबत जातात आणि ज्या पद्धतीने तिथे जे सर्व मिसमॅनेज होत असते त्याच्यासाठी लोकांनाच ते लक्षात असलं पाहिजे की आपण लिमिटेड राहिलं पाहिजे. फॉरेनमध्ये जर त्यांनी 500 लोकांना बोलवलं तर जास्तीत जास्त 550 किंवा 510, 515 कारण त्यांना गव्हर्नमेंटचा हिशोब द्यायचा असतो. अशा पद्धतीच्या घटना मात्र याच्यामध्ये भारतात आपल्या होत नाही आणि लग्नावरती जो आढावा म्हणजे कुठं ना कुठे कंट्रोल असला पाहिजे आणि ज्या पद्धतीचे लग्न असतात ते अत्यंत त्याच्यावरती आधारित हा लेख. रतन तायडे यांचा पाटी पेन्सिल एक शैक्षणिक क्षेत्रात ज्या ज्या पद्धतीने चाललेले त्याच्यावरती एक लेख. प्राध्यापक शैलेश गायकवाड यांचा प्रेमामुळे भय आणि शोक उत्पन्न होतो. अत्यंत ज्याच्यात आपण प्रेम करतो त्याच्यामुळे त्याला काही नुकसान होऊ नये म्हणून भय आणि त्याच्यातूनच शोक उत्पत्ती होत असते असं तथागत भगवान बुद्धाच्या काळातील एक वैशाखीची गोष्ट आहे. देवीदास राऊत यांनी मांडलेली फार चांगली कथा आहे भगवान बुद्धावरती आधारित. आज 5-4 वरती बघूया. मंदिर हा व्यवसायच असल्याचे केले सिद्ध. मुंबई विद्यापीठाने मंदिर व्यवसायावरती प्रशिक्षण सुरू केलेले आहेत. चांगलं आहे. जर होत असेल तर काही वाईट नाही आहे. सर्वांनी आपापल्या मंदिरात आपापल्या दुकानदारा लावाव्या. अंधश्रद्धा जोपर्यंत तुम्ही अंधश्रद्धेला तुम्ही त्या पद्धतीने डिबेट होणार नाही तोपर्यंत अंधश्रद्धाही संपत नाही. एकदाची चांगलीच सुरुवात आहे. लोकांना समजायला पाहिजे. पंडित नेहरू नंतर कोण असा हा ज्यावेळेस विचार झाला होता
त्याच्यानंतर मग जे रस्ते निघाले, मग अनेक गोष्टी ज्या आल्या त्याच्यावरती आधारित विश्वंभर चौधरीचा आज अत्यंत चांगला लेख, आज त्याची प्रशंसा सकाळी आमच्या मॉर्निंग चर्चेच्या ह्याच्यातच झालेली आहे, वाचनीय आहे, सर्वांनी वाचावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जागतिक विचार आणि परराष्ट्रीय धोरण याच्यावरती आज NT लवात्रे यांचा चांगलासा एक लेख, की बाबासाहेबांच्या दृष्टिकोनातून कसं आंतरराष्ट्रीय धोरण असावं हे सर्वच्या सर्व बाबासाहेबांनी नमूद केलेलं आहे. आज आमच्या भगिनी प्रणोली कळतकर यांनी निसर्गरम्य आसाम, मेघालय व अरुणाचल याच्यात जे नॅचरल ब्युटी आहे तिथल्या याच्यात तर त्याच्याबद्दल वर्णन करणारं, आणि त्याच्यामुळे निश्चितच आजचा महत्त्वाचा हे होतं. आज आमचं टायटल बघूया, वारसा हा वस्तूंचा नसतो विचारांचा असतो. वस्तू तर असतात, तुमच्या बिल्डिंगा असतात, तिथेच राहतात एकदा गेला की, परंतु विचार मात्र हे तुमच्यासोबत अनेक लोकांना तुम्ही देऊन जाता. हे विचारांचा ठेवा असला पाहिजे. पान 3 वरचा, आज पान 2 वरचा आज आमचं टायटल आहे वेळेचे योग्य नियोजन हे उत्तम मानसिक घडणीचे प्रतीक आहे. लोकांना अजिबात ते कळत नाही, त्याच्यामुळे निश्चितच त्याच्यावरती लोकांनी लक्ष द्यावं. आज अशा रीतीने आज आम्ही बहुजन सौरभचे 4ही पानं संपवलेले आहेत. निश्चितच तुम्हाला मी विनंती करेल की जास्तीत जास्त लोकांना लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना फॉरवर्ड करा. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. भेटूया. जय भीम.